हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। जैसा कि आपको पता हमने एनएस की 502 की कोर्स कोड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम 11 यूनिट्स कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 12 कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की। तो देखो यूनिट्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर क्या है। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, फंक्शनल यूनिट्स, मेजर कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर इज सोर्स ऑफ लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। यही हमारा मेन पार्ट है आज। ठीक है, इतने ही है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन मेन फोकस हमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पे ही देना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कंप्यूटर क्या होता है, सबको पता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रो डाटा लेता है फ्रॉम एज यूज़र, जो भी उसको यूज़ करता है उससे रो डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करके कुछ इंस्ट्रक्शन, जो यूज़र होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेस करके वो रिजल्ट दे देता है, आउटपुट दे देता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो जैसे आपके पास फ़ोन है, ठीक है, आपको कॉल करनी है, तो आपका फ़ोन खुद से तो कॉल नहीं मिला सकता। आप उठोगे, ठीक है, डायलर खोलोगे, नंबर मिलाओगे, कॉल करोगे, तब आउटपुट होती है। सेम कंप्यूटर भी ऐसा ही डिवाइस है जिसमें यूज़र जो होता है वो अपना डाटा देता है और फिर अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिजल्ट ले लेता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ही है जो अब तक आप पढ़ते आए हो। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्यूटर में एक फ़ायदा और ये होता है, जब हम आउटपुट लेते हैं तो उस आउटपुट की स्टोरेज भी हो जाती है ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इसको ऐसे समझ लो जैसे अपनी व्हाट्सएप, गूगल की जो हिस्ट्री होती है ना, गूगल में हम सर्च करते हैं वो हमारे हिस्ट्री में चलता रहता है, कि गूगल ब्राउज़र की हिस्ट्री सेव होती रहती है। तो लगभग वही सीन है। अब इसके अंदर देखो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर क्या क्या काम कर लेता है। तो इट एक्सेप्ट्स डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट। उसे हम जो भी डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इनपुट के जरिए ही लेता है। इट स्टोर्स डाटा, वो हमारा डाटा स्टोर कर लेता है। इट कैन प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, वो डाटा को वैसे ही प्रोसेस करता है जैसा यूज़र की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, कंप्यूटर हमेशा आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट देता है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर। ठीक है, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन होने वो सारे उस कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, यही 5 इसके मेजर ऑपरेशन होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर हमारा छोटा है, बड़ा है, ठीक है, प्रोसेसर कैसा है, ये सारे काम हर कंप्यूटर में होते हैं। अब इसमें एक एक करके हम देखो, जो भी इसके ऑपरेशन है ना, जो भी ये परफॉर्म करता है, उन सबको हम देखेंगे। सबसे पहले होता है इनपुट। तो इनपुट क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा और प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ये सिर्फ वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये है, इस चित्र से आप समझ जाओगे कि ऑपरेशन क्या होता है। तो देखो, कोई भी प्रोग्राम या डाटा है तो हम सबसे पहले इनपुट यूनिट देंगे। इनपुट यूनिट में हमने क्या किया, डाटा दिया, वो डाटा सबसे पहले जाएगा स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, उसके बाद वही डाटा आउटपुट यूनिट में जाएगा और सामने रिजल्ट आ जाएगा। इनपुट से आउटपुट के बीच जाने के ज़रिए जब वो कंट्रोल यूनिट में भी जाता है, ठीक है, जहाँ पे सीपीयू अपना काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है। तो ये सारा काम हमारा स्टोरेज यूनिट के पास होता है, कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं, और इनपुट से आउटपुट तक डाटा जाता है हमारा। ठीक है, यही बेसिक काम है कंप्यूटर का। अब इसमें देखो स्टोरेज दूसरा काम है। तो प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन थे, हमारा डाटा था, उसको परमानेंटली सेव करना क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होगा, तो टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो भी हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कराते हैं ना, उसके काम को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, सीपीयू सारा काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर टेक्स डाटा and instruction from the storage unit and makes all the sort of calculation based on instruction given। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके बेस पे जो भी कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, या स्टोरेज से जो भी डाटा लेना है वो सारा लेके वो फिर हमें आउटपुट के फॉर्म में वापस रिजल्ट दे देता है। ठीक है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट है उसको प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, लास्ट होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर परफॉर्म बाय कंट्रोल यूनिट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों को कंट्रोल करने वाली यूनिट को बोलते हैं कंट्रोलिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट रहता है फंक्शनल यूनिट्स। तो फंक्शनल यूनिट्स क्या क्या है, तो फंक्शनल यूनिट हमारी 3 होती है। पहली होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देख लेना, वैसे तो ये डेटा प्लेस में कम ही पूछा जाता है, इस पर डेटा प्लेस में कम फोकस होता है, केवीएस में अब इस पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा। तो देखो 3 यूनिट होती है, पहली होगी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरी होगी कंट्रोल यूनिट और तीसरी होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ठीक है, ये 3 यूनिट होंगी। सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होगा, जब हम डाटा एंटर करते हैं ना किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए, तो वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सेव होता है। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेसिंग जो होती है और जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं वो सब कहाँ होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन देख लेना, एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी होंगे इनके जो प्रोसेसिंग होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा। जो भी हम ये कहते हैं ना कि हाँ ये करना है, कि जैसे कैलकुलेटर वाला जो काम होता है ना कि 37 + 62, तो क्या करना है, ऐड करना है, या 100 - 65, तो जो भी सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल रहे हैं, कोई भी अरिथमेटिक वाली चीज़ें डाल रहे हैं, लॉजिक वाली चीज़ें डाल रहे हैं, कंपैरिजन वाली चीज़ें डाल रहे हैं, तो वो सब कहाँ होगा, ALU में। ठीक है, जो भी डाटा का प्रोसेसिंग है वो सब इसी में होने वाली है। ठीक है, डाटा हमारा ट्रांसफर होता है ALU स्टोरेज यूनिट से जब जरूरत होती है। ठीक है, स्टोरेज यूनिट में सेव है, जब उसकी जरूरत होगी तो वहाँ से उठा के उसे हम ALU में डाल देते हैं। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो आउटपुट को दोबारा स्टोरेज यूनिट में भेज देते हैं और वहाँ से फिर वो रिजल्ट बना के आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट सिर्फ एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल यूनिट विच एक्ट्स लाइक द सुपरवाइजर सीइंग दैट थिंग्स आर डन इन प्रॉपर फैशन। इसका ऐसे समझ लो, जैसे स्कूल है तो स्कूल में HM होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सुपरवाइज करते रहते हैं ना, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली काम करती रहें, तो वो काम है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करते हैं कि किस सीक्वेंस में कंप्यूटर के प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, कैसे परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस होगा वो ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। तीसरा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ALU और CU को जोड़कर ही हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU के अंदर ही होता है ALU भी और CU भी। कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ALU जहाँ सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लॉजिक्स लगते हैं, कंट्रोल यूनिट जो कि सुपरवाइज करता है, इन दोनों को जोड़ के हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ठीक है, CPU को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, CPU क्या है, वो डिवाइस है जो इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, अब देखो जैसे 3 MCQ आ गए। टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ALU। ALU and C is jointly known as CPU। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन है। डेट रिप्लेसमेंट इस लेवल के तो क्वेश्चन तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इससे हार्ड ही आएंगे। ये थर्ड वाला हो सकता है कि आ जाए, बाकी दोनों तो मुश्किल है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। क्या होते हैं मेजर कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले इसके हम 2 पार्ट्स बांटते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर रेफर्स टू इंटरनल एंड पेरिफेरल डिवाइस दैट वी कैन टच। ये वो डिवाइस है जिनको हम टच कर सकते हैं, जो कि फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि कीबोर्ड, दूसरा माउस, ठीक है, DVD प्लेयर, CPU, प्रिंटर, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोसीजर, जो कि ये बता दे कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड हो गया, MS PPT हो गया, या फिर और क्या हो गया, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप जो होती है ना, जो इसमें कंप्यूटर में चलती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे CPU, माइक्रोचिप, माइक्रो सर्किट, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, CD ड्राइव, ये सब। और पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, डिजिटल कैमरा, कार्ड्स, ठीक है, SD कार्ड, वो सब क्या होता है, हमारे हार्डवेयर में आते हैं। अब इनको भी हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर में डाटा अंदर देते हैं, मतलब कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। वो जिसे कंप्यूटर डाटा बाहर देता है, आउटपुट देता है, वो होते हैं आउटपुट डिवाइस। जहाँ डाटा हम सेव करते हैं, स्टोरेज डिवाइस। और जहाँ सारी प्रोसेसिंग होती है, मतलब CPU। तो इनपुट डिवाइस जिसमें हम डाटा अंदर दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को हम डाटा जिसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, सबसे पहला कीबोर्ड, कीज दबा के हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, कमांड की सारी किस्म होती है, कीबोर्ड में होती है। माउस से हम लेफ्ट राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, तो हम डाटा कीबोर्ड और माउस से देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, CPU भी क्या है, हमारा मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो भी सारे इवेंट कंप्यूटर के अंदर होता है उसके लिए। ठीक है, जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस है सबको कंट्रोल करता है, सारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन भी कंट्रोल करता है। अच्छा, बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो जो भी हम वो लगाते हैं ना, मेमोरी कार्ड,
तो रैम लगाए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी लगाएं, ठीक है, या हार्ड डिस्क लगा दें, ऑप्टिकल डिस्क लगा दें, पेन ड्राइव लगा दें, मेमोरी कार्ड लगा दें, सीडी मतलब डीवीडी होता है, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, ठीक है, रीड राइट वाले या जिप ड्राइव, जो भी अगर हम लगा रहे हैं वो सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो सबसे लोवेस्ट एंड ऑफ कंप्यूटर रेंज होती है, मतलब जो सबसे एक तरीके से सबसे बेकार वाले जो होते हैं ना, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है, स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है। सीपीयू इसका माइक्रो प्रोसेसर होता है। पहला माइक्रो कंप्यूटर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप पे बना था। ये इतना नहीं आएगा, सिर्फ आप इसमें ये याद करना कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है। तो पहला तो माइक्रो, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम, चौथा होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। 4 तरीके के होंगे, पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। अब इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो लोवेस्ट एंड ऑफ कंप्यूटर रेंज है वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। जो फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव है वो है सुपर कंप्यूटर। नाम से क्लियर है, माइक्रो मतलब छोटा सा, और फास्टेस्ट और मोर एक्सपेंसिव कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड किसकी होगी? नाम से ही पता है, सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच में बचे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, इनके लिए क्या होगा? मिनी कंप्यूटर दिस इज डिजाइन टू सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट अ टाइम। एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यूजर यूज कर सके, इसमें काम आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद जो मिनी कंप्यूटर होता है वो मल्टी यूजर सिस्टम पे चलता है, ठीक है। वेरियस यूजर कैन वर्क एट द सेम टाइम। इस लाइन को याद रखना, कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर है जिसमें हम मल्टी यूजर सिस्टम एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं? वो होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जितने भी हमारे पर्सनल पीसी बनवाते हैं ना, पीसी जो हमारे होते हैं घर में यूज करते हैं हम, जितने भी पीसी होते हैं वो सारे हमारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब बचा मिनी फ्रेम। तो मिनी फ्रेम क्या है? ये बस वही है जो हमारा मिनी ये होता है ना, मिनी कंप्यूटर, उसी का थोड़ा लार्जर वर्जन है, ठीक है। इनकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होती है, इनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ये वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इनको ज़्यादातर डाटाबेस में हम यूज़ करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, ऐसे सेक्टर्स में इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो भी हम पर्सनली जो घरों में यूज़ होते हैं, वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फिर उसके बाद एक से ज़्यादा यूज़र अगर एक टाइम पे यूज़ करना हो, ऐसे टाइम पर मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हमें थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, थोड़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए, थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हैंडल करने वाले सिस्टम चाहिए, तो मेन फ्रेम यूज़ करते हैं। और सबसे बेटर होता है फिर हमारा सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक भी लगती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर। इनको कहाँ यूज़ करते हैं? तो इनको वेदर फोरकास्टिंग में, बायोमेडिकल रिसर्च में, रिमोट सेंसिंग में, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने में, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में, ठीक है, वहाँ सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर दैट यू यूज़ ऑफन सीइंग बाय अदर साइड यू यूज़ फॉर योर ओन वर्क। तो इसमें क्या आएगा? माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर जो भी होते हैं ज़्यादातर कहाँ आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूजिंग द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं? तो देखो ये तो बेसिक है। कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करेंगे, कैसे करेंगे? स्विच ऑन द पावर सप्लाई, स्विच ऑन द सीपीयू, स्विच ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बंद कैसे करेंगे? तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन शट डाउन, टर्न ऑफ कंप्यूटर, ये सब को आता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ये बहुत आराम से कर लोगे। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है? देखो, सबसे पहले तो स्विच ऑन करोगे, सीपीयू ऑन करोगे, स्क्रीन ऑन करोगे, स्टार्ट हो गया कंप्यूटर। बंद करना है तो स्टार्ट बटन होता है, वहां पे टैप करके शट डाउन दबाओगे, लैपटॉप बंद, तो कंप्यूटर बंद, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन पे जब आप ये शट डाउन दबाते हैं ना, उस टाइम 3 ऑप्शन आते हैं, स्टैंड बाय, शट डाउन या रिस्टार्ट। आपके पास फोन भी होता है तो वो होता है ना, पावर ऑफ और रिस्टार्ट वाला बटन आता है। तो कंप्यूटर में 3 आते हैं, स्टैंड बाय, शट डाउन, रिस्टार्ट। स्टैंड बाय की जगह कभी कभी स्लीप भी आता है। तो देखो ये इमेज में दिखा रखा है, टर्न ऑफ कंप्यूटर करने से पहले क्या क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा शट डाउन चूज करना पड़ेगा, टर्न ऑफ वाला, और ओके कर दो तो क्या होता है? कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है। स्विच ऑफ द स्क्रीन, स्विच ऑफ द सीपीयू, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एमएस वर्ड में हम काम कैसे करें, वर्किंग विद एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बहुत सारे काम होते हैं। अब देखो एमएस वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल बेसिक है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एन करके आप न्यू फाइल खोल सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप क्या कंट्रोल ओपन कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट फाइल करने के लिए कंट्रोल एस कर सकते हो, सेव करने के लिए।
राइट क्लिक करके किसी डॉक्यूमेंट में माउस से उसको रीनेम कर सकते हैं हम, ठीक है। न्यू फाइल का नेम डाल सकते हैं, ठीक है। एंटर की कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव बटन के लिए क्या करें, कंट्रोल एस दबा दो, क्लोज द डॉक्यूमेंट। पीपीटी के लिए यूज करते हैं तो भी सेम ही है। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्किंग विद स्लाइड्स, स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट न्यू स्लाइड, ये आप जब कंप्यूटर चलाते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, तो ये आप बहुत आराम से कर लो, ठीक है। इसमें ज़्यादा काम नहीं है, डेटा प्लस बी के लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। अब आप ये देखो, कंप्यूटर एज ए सोर्स ऑफ लर्निंग, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप किसी से कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे या केवी के लिए जब हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर की वीडियोज आएगी, तब मैं इसको थोड़ा अच्छे से करा दूंगा। अभी के लिए आपको इसकी इतनी नीड नहीं, क्योंकि पार्ट बी में इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक है, देखो फिर आता है हमारा कंप्यूटर एज ए सोर्स ऑफ लर्निंग। कंप्यूटर को हम एज ए लर्निंग का सोर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के थ्रू हम क्या है, हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। टेक्स्ट बुक के अलावा जो भी रेफरेंस मटेरियल है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, जो भी न्यूज़ वगैरह है, उन सबको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे आपको पता है सारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू मिल जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंड द वेब। तो जल्दी, ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही चीज़ मानते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं, लेकिन सेम तो नहीं है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट सिर्फ एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर का। और वेब क्या है, वेब कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। या कोई भी सर्चिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। तो इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेब पे जो डॉक्यूमेंट की कलेक्शन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है। वेबसाइट्स जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, इंटरनेट सर्वर्स। जब उनको हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, योर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कैन कम्युनिकेट विद द इंटरनेट सर्वर्स, आस्क देम टू सेंड योर कंप्यूटर कॉपी ऑफ द वेब पेज दैट यू वांटेड टू सी। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट देखना है तो आप कहाँ जाते हो, गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो कि NIS PDF, ठीक है। या कोई मूवी सर्च करते हो कि फलाना मूवी या ढिंका मूवी, जो भी आप सर्च करते हो, तो जब उसकी PDF फाइल या MP4 फाइल, MP3 फाइल जब ये डाउनलोड होती है, तो आप क्या करते हो, तो आप सिंपल ये करते हो कि जो आपको डाटा चाहिए, ठीक है, दैट यू वांटेड टू सी, तो आप उसकी एक कॉपी वेब पेज से अपने कंप्यूटर में मंगा लेते हो, ठीक है। कैसे कनेक्ट होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा, ठीक है। जो हमारा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, तब वो इंटरनेट सर्वर से कनेक्ट करके तब वो एक कॉपी मंगाते हैं जो हमारे कंप्यूटर में सेव होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, आपने एक टर्म पढ़ी होगी URL, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना लिंक, और सामने से URL आ जाता है। तो URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। तो इंटरनेट को बेस बना के लर्निंग कब हो सकती है, तो जब इंटरनेट एज अ टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, एज अ टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरक्शन और एज अ टेक्नोलॉजी ऑफ सोशबिलिटी हम यूज करें इन तीन पर्पज से, तब इंटरनेट बेस्ड लर्निंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो जब हम इंटरनेट एज अ टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, तब उसमें क्या होता है, हम बच्चे को बहुत सारा डाटा देते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, साउंड हो, विजुअल्स हो। तो इनकी फॉर्म में जब बच्चे को हम बहुत सारा डाटा देते हैं, तब टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट एज एन एक्सेसिबल लाइब्रेरी, तब हम इंटरनेट को एज ए लाइब्रेरी देख रहे हैं जहाँ पे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट टू पब्लिश न्यू काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए नई टेक्स्ट बुक पब्लिश करने के लिए यूजिंग करना इंटरनेट का, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट एज अ क्लासरूम विद इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड एंड असिंक्रोनस डिस्कशन। अब एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड होता है, आजकल तो ज़्यादातर क्लासें क्या हो गई, हमारी ऑनलाइन होने लगी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड लगाए क्लास में, तब इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं हम। इंटरनेट एज टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस करते हैं सबको पता है, ठीक है, ये तो हमको पता ही है ना। इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट द वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट का आइडिया नहीं है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट गूगल पे जाकर लिखते हो, टाइपिंग www.google.co.in, ठीक है। मेन्यू बार पे लिखेंगे, गूगल खुल जाएगा। फिर गूगल पे डायरेक्ट लिख देते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, तो गूगल फिर खुद से ही वेबसाइट दिखा देता है। फिर आप वेबसाइट पे जाते हो, देखते हो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ से आप क्या करते हो, कोई भी फाइल अगर आपको चाहिए तो सेव कर लेते हो, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ जाते हो। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की अगर बात करें, यहाँ पे मेन है, ठीक है। इसकी बात हमारी उसने करी थी स्किनर ने। ये वो होता है सेल्फ बेस्ड लर्निंग, सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग, वो आता है इस वाले पार्ट में, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में, जहाँ हम कंप्यूटर का यूज़ करके लर्निंग कराते हैं बच्चे की, ठीक है। बच्चे को कंप्यूटर को एज अ TLM लेके हम क्लास में जाते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं,
कंप्यूटर से हम ऐसी वर्कशीट बनाते कि लेवल 1 की वर्कशीट बना दो, लेवल 2 की वर्कशीट, लेवल 3 वर्कशीट, जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहता है। तो वो सब आता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में, ठीक है। इसी ब्लॉक 2 की यूनिट 6 में भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का, जिसमें हमने टीएलएम के बारे में जाना था। तब हमने देखा था कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती क्या है, ठीक है। अब इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में CAL बोलते हैं। इसके मोड क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ड्रिल और प्रैक्टिस सेशन, दूसरा ट्यूटोरियल मोड, ठीक है। हाउ टू वाली वीडियोस जो होते हैं ना, आप यूट्यूब पे देखते होंगे, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, तो वो जो ट्यूटोरियल मोड है तो वो भी इसी में आता है, ठीक है। ड्रिल प्रैक्टिस वाले सेशन जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। इवेल्युएट रिस्पॉन्स करते हैं, फीडबैक देते हैं कि हमारे जो रिस्पॉन्स है वो सही है या नहीं है। ये सब जब हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, जैसे मैं चैट जीपीटी पे डालूँ एक PDF और फिर बोल दूँ कि मुझे 1000 क्वेश्चन चाहिए इस PDF से, तो चैट जीपीटी जब 1000 क्वेश्चन बना के दे देगा, तो उसने बहुत सारी एक्सरसाइज दे दी, ठीक है। फिर मैं बच्चों के रिस्पॉन्स शीट उस पर अपलोड कर दूँ, फिर चेक करूँ, बोलो कि गिव मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस या गिव मी द एक्चुअल आंसर दैट आर करेक्ट, ठीक है। बच्चे ने जो क्वेश्चन सही किए हैं उनका मुझे नंबर बता, तब जो एनालाइज करके देगा, तो वो सब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जब हमें एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का पढ़ाना है, ठीक है, और बच्चों को उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज देनी है, तो एटॉमिक नंबर हम रैंडमली चाहिए एक प्रोग्राम से, ठीक है। बच्चा आता है और वो बताता है कि हाँ ये वाला एलिमेंट है, तब एटॉमिक नंबर को लिस्ट से हटा देता है और फिर दूसरा एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर विच आर नॉट करेक्टली आइडेंटिफाइड डज नॉट गेट रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, सो दैट इवेंचुअली द स्टूडेंट रिप्रोसेस द एटॉमिक नंबर रिक्वायर्ड द मोस्ट प्रैक्टिस। अब इसको ऐसे समझ लो, देखो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं लिखा है। ये कह रहा है कि मैं एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को बताऊंगा, ठीक है। तो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन रहेगी जिसमें बहुत सारे एटॉमिक नंबर लिखे रहेंगे, ठीक है। इसमें से आप कहोगे कि जैसे कि ये वाला एटॉमिक नंबर है ये इस एलिमेंट के लिए होता है, अगर वो सही है तो वो एटॉमिक नंबर वहां से हट जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरा बताओगे ये वाला एटॉमिक नंबर है, वो हट जाएगा, फिर तीसरा बताओगे वो हट जाएगा। जब तक सारे नहीं हटेंगे तब तक आपका टॉपिक खत्म नहीं होगा, और अगर आपने कोई गलत बताया तो वो हटेगा नहीं, ठीक है, वो वहीं रहेगा जब तक आप उसे सही गैस ना कर लो। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा एटॉमिक नंबर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यही होता है हमारा क्या, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे बच्चे के रिस्पॉन्स का तुरंत फीडबैक मिल जाए, ठीक है। वो सब इसी में आता है। ट्यूटोरियल मोड आपको पता ही है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे पहले थ्योरी आएगी, थ्योरी के बाद हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दें, तो ये होता है ट्यूटोरियल मोड। इसमें बच्चा अगर गलत जवाब देगा, ठीक है, तो उसके मिस्टेक के हिसाब से हम उसको फीडबैक दे देंगे। अगर आंसर सही होगा तो दूसरा एक्सप्लेनेशन आएगा, दूसरा टॉपिक चला देंगे, ठीक है। इस मोड को ज़्यादातर कहाँ हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं जिसमें क्या होता है, एक चेकलिस्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा दिया, अब ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये वाला टॉपिक हो गया, अब ये वाला टॉपिक पढ़ना है, जिसमें सब टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं। उस वाले टॉपिक को जैसे मैथ्स है, मैथ्स इसको बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ाया, फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, फिर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे दिए। दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया, उसको समझाया, फिर 5 क्वेश्चन दे दिए। तो जब वो फॉर्मूले होते चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं चेकलिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस क्या है? दिस टाइप ऑफ CL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग अलाउज एक्सपेरिमेंटल डाटा टू बी एनालाइज्ड एंड द रिजल्ट इज प्रिंटेड आउट आइदर इन न्यूमेरिकल या ग्राफिकल फॉर्म। तो डाटा एनालिसिस क्या है? हम एक डाटा देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, फिर वो डाटा एज ए रिजल्ट हमें प्रिंट आउट करके देता है, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफ बनाकर दे देगा या फिर नंबर दे देगा, ठीक है। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस में वही है कि हम एक डाटा प्रोवाइड करेंगे। वो डाटा दो तरीके से हो सकता है, या तो पहले से उसमें बिल्ट इन डाटा हो, या फिर हम बच्चों से वो डाटा कलेक्ट करके कंप्यूटर को दें, ठीक है। दो तरीके से डाटा हो सकता है, या तो पहले से बिल्ट इन डाटा कंप्यूटर के अंदर हो, या हम बच्चों से कलेक्ट करके डाटा उसको दे देंगे। अब वो जब उस डाटा को एनालाइज करके कोई भी रिजल्ट हमें या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में दे, तो वो होता है डाटा एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिमुलेशन। सिमुलेशन अभी मैंने आपको लास्ट यूनिट में बताया भी था, सिमुलेशन क्या होता है। सिमुलेशन सिर्फ मॉडल्स है या इमिटेशन है एक्चुअल प्रोसेस की। रियलिटी का सिर्फ मॉडल है या इमिटेशन है, रियलिटी नहीं होती। वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी भी होता है, ठीक है। इसमें रियल लाइफ सिचुएशन बच्चों को दी जाती है ताकि वो सीख सके, एक्सपीरियंस कर सके, और ठीक है, उसमें कोई भी उसको रिस्क नहीं रहते हैं, बच्चे को कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? इसमें हम ना एक मैन मेड सिस्टम में किसी भी नेचुरल फेनोमेनन को करस्पॉन्ड करते हैं थ्योरेटिकल सिस्टम से, थ्योरेटिकल मॉडल से, जहाँ पे हम क्रिएट और एडेप्ट करते हैं, ठीक है। इसको समझ लो कि एक तरीके से हम सिमुलेशन जो होता है ना, सिमुलेटर, अभी जो पिछले टॉपिक में पढ़ा, सिमुलेटर क्या होता है, तो उसी को जब हम यूज़ करते हैं एक मैन मेड सिस्टम या नेचुरल फेनोमेनन से कनेक्ट करने के लिए, करस्पॉन्ड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। जैसे
जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, पायलट्स वगैरह होते हैं, तो उनको एक्चुअल फ्लाइट तो उड़ाने नहीं देते पहली बार, उनको सिमुलेटर में बैठा दिया जाता है कि हाँ इसको चला के देखो पहले, ठीक है। वो क्या है, वो सिर्फ सिमुलेशन है। उसमें क्या होता है देखो, वाई टू यूज मॉडल, यहाँ पे देखो, फ्लाइट सिमुलेटर ऑन अ पीसी इज ऑल्सो कंप्यूटर मॉडल ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द फ्लाइट। इट शोज ऑन द स्क्रीन द कंट्रोल एंड व्हाट द पायलट इज सपोज टू सी फ्रॉम द कॉकपिट। जब एक पायलट एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठता है, ठीक है, कॉकपिट मतलब उसकी आर्म चेयर जो होती है वहाँ बैठता है, तब जो उसे स्क्रीन पे दिखेगा, जो भी बटन्स है, जो भी कंट्रोल्स हैं, तो वही सेम जब हम एक सिमुलेटर में उसको दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको दिखता रहेगा कि अच्छा रियल लाइफ में जब मैं बैठूँ तो ये सब चीज़ें मेरे पास होंगी। इसका आप डॉक्टर ड्राइविंग करके एक गेम आता है फ़ोन में, डॉक्टर ड्राइविंग, जिसमें वो गाड़ी पार करना सिखाता है, तो आप उस गेम के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। उसमें भी वो होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, स्टीयरिंग होता है। पबजी खेलते हैं तो पबजी में जब हम व्हीकल का कंट्रोल करते हैं, तब भी उसमें लेफ्ट राइट दिखाता है, स्पीड बढ़ाने वाला बटन होता है, तो हमें पता रहता है ना कि अब ब्रेक दबाना है, अब स्पीड देनी है, तो स्पीड दे रहे हैं तो ब्रेक से हाथ हटाना पड़ेगा। तब वो जो हमारे माइंड की मसल मेमोरी बनती जाती है, उसी को हम बोलते हैं मॉडलिंग या सिमुलेशन। दोनों काम सेम है, बस मॉडलिंग में हम क्रिएट भी कर रहे हैं, एडप्ट भी कर रहे हैं उस थ्योरेटिकल मॉडल से, ठीक है, जो एक्चुअली एक फेनोमेनन से क्या कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है। सिमुलेशन में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मॉडल्स क्यों यूज़ करने हैं, क्योंकि वो सेफ होते हैं और चीपर होते हैं। अगर हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, हम सिमुलेटर के थ्रू सीख रहे हैं, तो गाड़ी अगर ठुक जाएगी तो गाड़ी का खर्चा ज़्यादा है, सिमुलेटर कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं पर रहेगा। इसको आप बड़े बड़े मॉल में जो गेमिंग पार्लर होते हैं वहाँ पे भी देख सकते हो, जो छोटे बाइक्स होते हैं बच्चों के लिए, तो वो उन बाइक्स को चलाते रहते हैं, ठीक है, सामने स्क्रीन पे उसको क्या व्यू दिखता रहता है, तो उस पे बच्चे को चोट नहीं लगेगी, एक्चुअल बाइक लेके जाएगी तो चोट लग जाएगी। तो मॉडल्स क्या है, सेफ्टी के लिए और चीपर होते हैं इसलिए। और साथ साथ वो क्या है, जो वो है बच्चे की जो मसल मेमोरी ना, उसको भी क्या करते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन को जो स्टोरेज करने का प्रोसेस भी काम करता है कंप्यूटर, और रिट्रीवल मतलब क्या है, जब जरूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, ठीक है। अब देखो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के पास है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कंप्यूटर के पास इंटरनेट होता है, इंटरनेट है तो कंप्यूटर के पास सारा ज्ञान है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा डाटा है, जिसको हम बुक्स और क्या कहते हैं, माइक्रोफिश, इनकी कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आराम से। जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, तो उसमें बाई चांस अगर 1000 वर्ड्स हैं, कंप्यूटर पे अगर आपको एक वर्ड सर्च करना, तो आपको सिर्फ गूगल पे वो वर्ड लिखना है, मीनिंग आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएंगे एक साथ। डिक्शनरी में आप ढूंढोगे तो आप सिर्फ उसका मीनिंग ढूंढ पाओगे, वो भी बहुत देर में, ठीक है, वो भी तब जब आपको डिक्शनरी यूज़ करनी आती होगी। अब डिक्शनरी अगर आपके पास इतनी कैसे ही दिखाऊं मैं आपको, अगर डिक्शनरी आपके पास कितनी भी मोटी हो, वो कंप्यूटर का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता उससे, ठीक है। कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन का भंडार है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपको यूज़ कैसे करनी है, कैसा उसका यूज़ आप करते हो, कैसे टीचर आपको बताते हैं कि हाँ कैसे उसका यूज़ करना चाहिए, तो वो एक अलग प्रोसेस होता है, अलग चीज़ है। बाकी तो इसमें अब कुछ नहीं बचा है। प्लानिंग कैसे कर सकते हैं हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की, तो इसमें सबसे पहले देखो, कोई भी एक्टिविटी हो टीचिंग में, जब हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इस काम को करने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से बताएंगे, जो कि हमारे क्या होंगे, वो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होने चाहिए, वो वेग नहीं हो सकते, ठीक है, वो एकदम क्लियर होंगे कि बच्चा ये सीख जाएगा। अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो बच्चा नाउन के डेफिनेशन सीख जाएगा, नाउन के टाइप सीख जाएगा, नाउन के एग्जाम्पल सीख जाएगा, ठीक है। सेम हम स्पेस और अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर भी देखें, कितना कंप्यूटर अवेलेबल है, कितना स्पेस है, फिर उसके हिसाब से हम सेटिंग प्लान बना सकते हैं। तो ये देखो डिफरेंट सेटिंग प्लान के क्या हैं, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो सेटिंग अरेंजमेंट जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होगा, वो भी हमें क्या होगा, पहले तो कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी देखेंगे, कितने कंप्यूटर अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है, कौन सा सेटिंग प्लान हम बना सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कौन कौन सा जो टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, साइज क्लासरूम का क्या है। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, या तो कोलेबरेटिव स्ट्रेटजी होगी, जहाँ पे 2-3 बच्चे मिलकर एक कंप्यूटर पे हो गए। सोचो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और कंप्यूटर आपके पास 10 ही हैं, तो एक पीरियड में आप सारे बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे। तो आप 3-4 बच्चों को बोल दो कि एक कंप्यूटर पर खड़े हो जाओ, 3-4 एक कंप्यूटर पर खड़े हो जाओ, वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2-3 पीरियड है, आप आराम से करा सकते हो, तो एक बच्चे को एक कंप्यूटर दे दो, पहले एक राउंड हो जाएगा, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, ऐसे करते रहेंगे। तो सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, बस ये कब होगी, जब आपको पता होगा, आप रियल लाइफ में वहाँ पे होंगे, तब आप इस स्ट्रेटेजी को लगा सकते हो, ठीक है। सेल्फ जनरली सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर होगा, चाहे वो टीचर हो चाहे वो कोई बच्चा हो, सबके पास एक ही कंप्यूटर रहेगा। और ये वाली स्ट्रेटेजी बेटर कहाँ होगी, कंप्यूटर लैब में, क्लासरूम में नहीं, कंप्यूटर लैब के अंदर ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है।
बस यूनिट खत्म हो गई। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ।